हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेडी जी। आर्ट्स स्टडी मेडी जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो डेट वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ मॉडर्न यूरोप। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आधुनिक यूरोप का हिस्ट्री सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पटना यूनिवर्सिटी बीए पार्ट 2 के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। ये यूनिट 2 नेपोलियनिक ईरा का हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने एक लेक्चर करा है जिसमें हम लोग नेपोलियन का इंट्रोडक्शन देखे। इस लेक्चर में हम लोग नेपोलियन का राइज देखेंगे, यानी कि नेपोलियन का उत्थान एक सैनिक से कौंसल तक कैसे नेपोलियन का उत्थान होगा, उसको हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो 1789 में जो क्रांति हुआ तो उस टाइम नेपोलियन जो है अपने पैतृक स्थल कोर्सिका में रहता था। लेकिन क्रांति के बाद जो अव्यवस्था वहाँ पे उपजा, ठीक है, फ्रांस में, तो उसको सुधारने के लिए उसको बुला लिया गया फ्रांस। कोर्सिका द्वीप से उसको बुलाया गया फ्रांस। उसी को ही नहीं बुलाया गया होगा, और भी लोगों को बुलाया गया होगा, लेकिन हम लोग सिर्फ नेपोलियन का स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि उसको क्या हुआ, नेपोलियन को बुलाया गया। क्योंकि उस टाइम तक तो नेपोलियन उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, अब उसको बुलाया गया, सबको अलग अलग काम दिया गया, उसमें नेपोलियन को भी एक काम दिया गया होगा। तो नेपोलियन को एक काम दिया गया, तूलो बंदरगाह, ठीक है, तूलो के एक बंदरगाह को खाली कराना था। तो उस पर अंग्रेजों का कब्जा था। तो नेपोलियन 1793 में 3 महीने के अंदर उस बंदरगाह को खाली करवा देता है। अब उसके इस उपलब्धि पर उसको ब्रिगेडियर जनरल का पद दिया जाता है। नेपोलियन के प्रगति में अब 5 अक्टूबर 1795 का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस दिन क्या होता है, एक उग्र भीड़, यानी कि एक वायलेंट वीर जो है कन्वेंशन की तरफ बढ़ रहा होता है, उसको नेपोलियन रोकने में समर्थ हो जाता है, उस भीड़ को कंट्रोल कर लेता है। अब उसके इस सूझबूझ एवं पराक्रम से सेनापति बरसास का उस पर विशेष कृपा बन जाता है और उसका उन्नति कर दिया जाता है। इसी उन्नति एवं सफलता के क्रम में नेपोलियन का मुलाकात हो जाता है जोसेफिन ब्यूहार्ने नामक प्रभावशाली और सुंदर महिला से। वह महिला क्या होती है, कुलीन वर्ग की होती है। तो मार्च 1796 में नेपोलियन और जोसेफिन का विवाह हो जाता है। जब विवाह हो जाता है तो दोनों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता है, सफल नहीं हो पाता है, लेकिन नेपोलियन को इससे फ़ायदा होता है। फ़ायदा नेपोलियन की कुलीन वर्ग में पहचान बनाने में और तथा सम्राट तक की प्रगति में जो है जोसेफिन का प्रभावी योगदान रहता है। यानी कि जोसेफिन से एक तरह से जोसेफिन से विवाह करने से नेपोलियन का पहुंच जो है काफ़ी ऊपर तक चला जाता है। अप्रैल 1796 में होता यह इटली के अभियान की सफलता के बाद से नेपोलियन संपूर्ण फ्रांस में लोकप्रिय हो जाता है, पूरे फ्रांस में छा जाता है। अब आखिर करता क्या है उसको हम लोग देखते हैं कि इटली अभियान में नेपोलियन की सेना को लड़ना होता है पिडमोंट, सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया की सेना से लड़ना होता है, ठीक। अब फ्रांसीसी सेना का संख्या जो रहता है वो आधा रहता है विपक्ष के संख्या से, और फ्रांसीसी सैनिकों के पास अच्छा पोशाक भी नहीं रहता और ना अच्छा जूता रहता है। तो एक तो सैनिक आधा था, ऊपर से रिसोर्सेस का भी कमी था, और इसमें भी नेपोलियन क्या करता है, पिडमोंट सार्डिनिया को पराजित करके नीस एवं सेवाय के प्रांत को प्राप्त कर लेता है। इतना बड़ा अचीवमेंट के लिए अब पूरा इटली का जो नीस सेवाय का प्रांत था उसको प्राप्त करना, यानी कि पिडमोंट सार्डिनिया को हराना, ऑस्ट्रिया की सेना को पराजित करना, ये बहुत बड़ा बात था। तो पूरे फ्रांस में एक तरह से नेपोलियन फेमस हो जाता है, एक नेपोलियन का लहर चल जाता है। इसके बाद क्या करता है, ऑस्ट्रिया की सेना को पराजित करके 17 अक्टूबर 1797 को नेपोलियन कैंपो फॉर्मियो की संधि कर लेता है। अब यह संधि में क्या क्या प्रावधान रहता है, तो इस संधि के तहत ऑस्ट्रिया बेल्जियम पर फ्रांस का अधिकार स्वीकार कर लेता है, यानी कि बेल्जियम जो है अब फ्रांस के अंडर में आ जाता है। और राइन नदी के दक्षिण वाला जो तट है उसका 2/3 भाग भी फ्रांस को दे दिया जाता है, यानी कि बहुत बड़ा जीत होता है एक तरह से फ्रांस का, किसके अंडर में, नेपोलियन के अंडर में। उत्तरी इटली के प्रांतों पर भी फ्रांस का अधिकार स्वीकार किया गया। तो अतः कैंपो फॉर्मियो की संधि से स्पष्ट हो गया था कि नेपोलियन एक तरह से महान विजेता ही नहीं, एक तरह से कंकरर ही नहीं है, बल्कि कूटनीतिक विषयों पर भी गहरी समझ है, यानी कि वो अच्छा एक तरह से डिप्लोमेट भी है। तो इटली अभियान की अद्भुत सफलताओं के बाद 1798 में नेपोलियन जो है बड़े समुद्री जहाजी बेड़े, यानी कि लार्ज शिप फ्लीट के साथ 38,000 सैनिकों को लेकर मिस्र के अभियान पर निकल जाता है नेपोलियन। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, इंग्लैंड को एशिया के साथ व्यापारिक संबंध समाप्त करना, ताकि इंग्लैंड की यूरोपीय सर्वोच्चता और समृद्धि को समाप्त किया जा सके। यह बात सबको अखड़ रहा था कि इंग्लैंड पावरफुल था, नंबर 1 था यूरोप में, स्पेशली फ्रांस को अखड़ रहा था क्योंकि फ्रांस नंबर 2 पे था।
दूसरा बात कि इंग्लैंड के पावरफुल होने के पीछे उसके कॉलोनीज थे। तो अब फ्रांस वाले सोचते कि उसके कॉलोनी को ही कट कर दिया जाए, उससे हटा दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, तो इंग्लैंड धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा। तो इसीलिए फ्रांस जो है एक मिशन पे भेजता है, किसको, नेपोलियन जो है फ्रांस के मतलब एक तरह से नेतृत्व करता है। तो 38,000 सैनिकों को लेकर के आ जाता है इजिप्ट यानी कि मिस्र में, जो अफ्रीकन कंटिनेंट का कंट्री है एक अभी। तो वहाँ पे आता है। अब आगे क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं कि नेपोलियन मिस्र पहुँचता है तो सबसे पहले एलेक्जेंड्रिया और काहिरा पर अधिकार कर लेता है, किंतु इसी बीच इंग्लैंड के सेनापति नेल्सन ने आबुर की खाड़ी युद्ध में फ्रांसीसी सेना को पराजित कर देता है। अब फ्रांस का सेना जब पराजित होता है तो मिस्र वाले को भी एक तरह से मोटिवेशन मिलता है। मिस्र भी क्या करता है, फ्रांस के विरुद्ध युद्ध का घोषणा कर देता है। लेकिन जनवरी 1799 में क्या होता है, नेपोलियन विश्वस्त सैनिकों के साथ अचानक फ्रांस लौट जाता है, जबकि उसका शेष सेना मिस्र में ही रह जाता है। अब सब कोई सोचता है, या अभी भी आप भी सोचोगे कि वो तो गया रहता है युद्ध करने यूरोप से, सॉरी, इंग्लैंड का अफ्रीका से व्यापार को कट करने, पूरा जो भी उसका रिलेशन था उसको कट करने, लेकिन अचानक से क्यों आ जाता है। तो नेपोलियन के वहाँ लौटने के पीछे दो कारण था। पहला कारण था कि फ्रांस के विरुद्ध जो है इंग्लैंड जो है गुट बना रहा था। इंग्लैंड बाकी जो भी कंट्री था फ्रांस के अगल बगल में, इंग्लैंड गुट बना रहा था। गुट बना करके पुनः, और ऑस्ट्रिया ने क्या किया था, इटली पर अधिकार कर लिया पुनः। अतः बाह्य स्तर पर फ्रांस के विरुद्ध एक गुट का निर्माण हो रहा था जो क्रांति के परिवर्तनकारी तत्वों को समाप्त करना चाहते थे। यानी कि क्रांति के परिवर्तनकारी तत्व कौन सा था, तो राजतंत्र को समाप्त करके जनतंत्र का स्थापना करना, यही ना था क्रांति का परिवर्तनकारी तत्व। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया, जो भी स्पेन, ये सब क्या था, ये सब नहीं चाहते थे कि हाँ राजतंत्र खत्म होकर जनतंत्र आए। तो वे लोग आपस में एक तरह से गुट बनाने लगे। तो इस गुट को समाप्त करना था नेपोलियन को, इसलिए भी गया। और नेपोलियन के फ्रांस वापस आने का दूसरा कारण ये था कि ऑस्ट्रिया वाला क्या कर लिया, इटली जो जीता था उस पर फिर से कब्जा कर लिया। यानी कि जब नेपोलियन जो है इजिप्ट गया तो वहाँ पे डायरेक्टरी शासन कर रहा था। तो डायरेक्टरी जो है अनेबल हो गया, यानी कि असफल हो गया उसको मतलब रोकने में एक तरह से ऑस्ट्रिया को। तो जो उसके असफलता या अयोग्यता जो है खुलकर प्रकट हो गया कि डायरेक्टरी शासन जो है एक तरह से फ्रांस को चलाने में समर्थ नहीं है। अब नेपोलियन जानता था कि उसके लिए जो है यही सत्ता को प्राप्त करने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो उसकी उम्मीदों से भी बढ़कर फ्रांस की आम जनता ने उसके पेरिस पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। तो जब नेपोलियन आता है पेरिस में, फ्रांस का राजधानी जो है वहाँ पे आता है, तो वो कभी इस एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना लोग खुश होंगे और इतना ज़्यादा उसका भव्य स्वागत करेंगे। फिर भी उसके उम्मीदों से भी बढ़कर लोग उसका स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग जो है एक तरह से डायरेक्टरी शासन से डिसअपॉइंट हो गए थे, वे लोग नाखुश थे। उसने इसी संदर्भ में कहता है कि ऐसा मालूम पड़ता है कि प्रत्येक व्यक्ति मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, एवरीबडी इज वेटिंग फॉर मी। नेपोलियन का यह कहना है, यदि मैं कुछ समय पहले आता तो बहुत देर हो जाता, और यदि मैं कुछ समय बाद आता, सॉरी, बहुत जल्दी हो जाता, और यदि मैं कुछ समय बाद आता तो बहुत देर हो जाता। यानी कि नेपोलियन के हिसाब से वो परफेक्ट टाइम पे आया था। मैं ठीक समय पर आया हूँ, अब नाशपाती पक चुकी है। यानी कि उसके हिसाब से जो है अब डायरेक्टरी के खिलाफ एक अच्छा खासा वातावरण बन चुका है। यही मौका है डायरेक्टरी शासन को उखाड़ के फेंक देने का और शासन का कंट्रोल एक तरह से अपने हाथ में ले लेने का। तो नेपोलियन का मिस्र अभियान से वापस लौटना 1789 के फ्रांसीसी क्रांति एवं पूरे यूरोप के इतिहास में एक निर्णायक घटना है। यानी कि बहुत बड़ा डिसीजन लेना, यह एक तरह से इम्पोर्टेंट इवेंट में काउंट होता है पूरे फ्रांस और यूरोप के हिस्ट्री में। नेपोलियन ने फ्रांस की भ्रष्ट डायरेक्टरी को अपने समर्थकों के सहयोग से क्या किया, समाप्त कर दिया। संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति को नेपोलियन ने 3 कौंसलों में विभाजित कर दिया। यानी कि 3 कौंसलों में क्या किया, उसको निहित कर दिया। इस कौंसल व्यवस्था का सर्वाधिक शक्ति नेपोलियन ने स्वयं अपने पास प्रथम कौंसल के रूप में रखा। 3 कौंसल डिवाइड किया। तो जो इम्पोर्टेंट या जो भी महत्वपूर्ण, जो भी अधिक पावरफुल जो भी डिसीजन लेना था उसको फर्स्ट काउंसिल के पास रख लेता है, और फर्स्ट काउंसिल अपने अंडर में नेपोलियन ले लेता है। इसी क्रम में शासन व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए नया संविधान बनाने का कार्य भी कौंसलों के नियंत्रण में रखा गया। नेपोलियन उसके बाद कौंसल को एक तरह से डायरेक्शन देता है कि अब एक तरह से नया संविधान बनाया जाए। यहाँ पे
कौंसल व्यवस्था को आधार बनाकर ही नेपोलियन ने फ्रांस का सम्राट बनने का मजबूत पृष्ठभूमि निर्मित की। अब ये जो कौंसिल सिस्टम लाया नेपोलियन, उसी के थ्रू धीरे धीरे करते करते सम्राट बनने तक का रास्ता को तय करता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।